हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्त, प्रोटीन के तीसरे एपिसोड का आगाज हो चुका है और इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया और उनके प्रकार, साथ में उनकी परिभाषा और उदाहरण भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है प्रोटीन से। प्रोटीन शब्द का उपयोग 1839 ईस्वी में मूलर नामक वैज्ञानिक ने किया, जिन्होंने क्या बताया कि प्रोटीन जो है वह एक ग्रीक शब्द है जो कि प्रोटियास से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है, फर्स्ट होता है, अर्थात प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण होता है। इस आधार पर प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ निकल के आया कि यह शरीर का प्राथमिक या सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। फिर इसी आधार पर मूलर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन को परिभाषित किया। उन्होंने क्या बताया कि वह पदार्थ जो शरीर के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का आधार बनता है, आधार बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो आइए इन चीजों को लिखित रूप में देख लेते हैं। क्या प्रोटीन, जिनमें क्या होता है, प्रोटीन शब्द का उपयोग कितने सन में, 1839 ईस्वी में किसने किया था, मूलर नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिन्होंने क्या बताया कि प्रोटीन जो है वह एक ग्रीक शब्द है जो कि किससे लिया गया था, प्रोटियास से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या होता है, तो फर्स्ट होता है। और फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट को हम लोग प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण अंग कहते हैं। इस आधार पर प्रोटीन का शाब्दिक अर्थ निकल के आता है, शाब्दिक अर्थ निकल के क्या आता है, यह शरीर का प्राथमिक या अति महत्वपूर्ण अंग होता है। इस आधार पे क्या निकल के आया, ये प्रोटीन की परिभाषा निकल के आई। इसी के बाद मूलर ने क्या किया, प्रोटीन को परिभाषित भी किया। और जब उन्होंने परिभाषित किया तो उन्होंने क्या बताया, वो कि वह पदार्थ जो शरीर के क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई का आधार होता है, उसे प्रोटीन कहते हैं। जबकि रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर भी प्रोटीन को परिभाषित किया गया। तो रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर प्रोटीन को कैसे परिभाषित किया, तो उसमें बताया गया कि जब बहुत से अल्फा एमिनो अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणुभार वाले पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो आइए वो देख लेते हैं। क्या, जब बहुत से अल्फा एमिनो अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे प्रोटीन कहते हैं। क्या बताया गया, जब बहुत से अल्फा एमिनो अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रोटीन का वर्गीकरण। तो आइए वो भी चीजें देखते हैं। तो हेडिंग आपका क्या होगा, तो होगा प्रोटीन का
वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण हमें करना होता है तो हम लोग दो भागों के आधार पे करते हैं, जिसमें एक क्या होता है, तो एक होता है रासायनिक संगठन के आधार पर, और दूसरा होता है क्या, तो दूसरा होता है आणविक संरचना के आधार पर। अब यहां पर अगर रासायनिक संगठन के आधार पर देखा जाए तो रासायनिक संगठन के आधार पर हम लोगों को तीन मिलते हैं। एक क्या होता है, सरल प्रोटीन होता है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है संयुग्मी प्रोटीन होता है, संयुग्मी प्रोटीन होता है। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। अर्थात रासायनिक संगठन के आधार पर हमें तीन प्रकार के प्रोटीन देखने के लिए मिलते हैं। एक क्या होता है, सरल प्रोटीन होता है, दूसरा संयुग्मी प्रोटीन होता है, और तीसरा क्या होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। जबकि आणविक संरचना के आधार पर देखा जाए तो मात्र इसमें दो मिलते हैं। एक क्या होता है, तो एक होता है रेशेदार प्रोटीन होता है, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग दानेदार प्रोटीन कहते हैं, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और ये अगला नाम क्या होता है, कणिकामय प्रोटीन होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इनकी परिभाषा देखेंगे, जिनमें सरल प्रोटीन किसे कहते हैं। जब हम प्रोटीन का जल अपघटन कराते हैं तो केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, तो उसे हम सरल प्रोटीन कहते हैं। लेकिन यदि प्रोटीन के जल अपघटन के फलस्वरूप अल्फा एमिनो अम्ल के साथ कोई अप्रोटीन भाग प्राप्त होता है तो उसे हम लोग संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। और जो आपका अप्रोटीन भाग प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, जो शरीर के जैविक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तीसरा होता है वह प्रोटीन जो सरल या संयुग्मी प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। इसका मतलब कि सरल प्रोटीन का जल अपघटन कराते हैं तो हमें केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो आइए वही चीज हम लोग देखेंगे कि सरल प्रोटीन का क्या कराने वाले हैं, जल अपघटन। सरल प्रोटीन का क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो केवल हमें क्या प्राप्त होता है, अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन यदि संयुग्मी अम्ल का जल अपघटन, संयुग्मी प्रोटीन का यदि हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है, अल्फा एमिनो अम्ल मिलता है, प्लस क्या मिलता है, अप्रोटीन भाग मिलता है। अब जो ये अप्रोटीन भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने में किया जाता है। और जो आपका ये व्युत्पन्न प्रोटीन होता है यह आंशिक जल अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। आंशिक जल अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। और आंशिक जल अपघटन किसका होता है, तो सरल या फिर किसका, संयुग्मी प्रोटीन का, सरल या फिर संयुग्मी प्रोटीन का। यदि आप सरल या संयुग्मी प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन कराते हैं तो जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। जबकि रेशेदार क्या होता है, जब रेखीय व धागेनुमा अणु आपस में मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। लेकिन जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं गोलाकार के रूप में मुड़ जाती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग दानेदार प्रोटीन कहते हैं। तो आइए इन सारी चीजों को लिखित रूप में भी देखते हैं। पहले इतनी चीजें आप देख लीजिए। तो आइए अब हम लोग क्या देखेंगे, इनके वर्गीकरण के प्रकार और साथ में इनके परिभाषाएं।
प्रकार के बारे में देखते हैं। क्या? प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण। अब प्रोटीन का वर्गीकरण कितने भागों के आधार पर किया जाता है? 2 भागों के आधार पर किया जाता है। मतलब प्रोटीन का वर्गीकरण 2 भागों के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला क्या होता है? रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। अब रासायनिक संगठन के आधार पर यदि हम प्रोटीन के प्रकार देखें तो हमें कितने प्रकार मिलते हैं? तो इसके आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। इसके आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला क्या आता है? तो पहला हम लोगों को मिलता है सरल प्रोटीन। पहला हम लोग क्या मिलता है? तो पहला हम लोगों को मिलता है सरल प्रोटीन। अब सरल प्रोटीन किसे कहते हैं? तो सरल प्रोटीन की परिभाषा होगी कि वह प्रोटीन जो जल अपघटित होकर केवल अल्फा एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं, उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण में आपके 3 आएंगे। तो उदाहरण तो बहुत से होते हैं, लेकिन हम लोग मुख्यतः देख लेते हैं। एक होता है क्या? एल्बुमिन्स। दूसरा क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा आपका हो जाएगा प्रोटामीन। तो यह आपका उदाहरण किसका होता है? तो वह हो गया आपका सरल प्रोटीन का। अब हम लोग क्या देखेंगे? संयुग्मी प्रोटीन देखेंगे। संयुग्मी प्रोटीन। तो इसमें जो आप लोग परिभाषा मैंने बताया है वही परिभाषा में लिखा है क्या? वह प्रोटीन जो जल अपघटित होकर केवल अल्फा एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरल प्रोटीन कहते हैं। वो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? चाहे एल्बुमिन लीजिए, चाहे हिस्टोन लीजिए, चाहे प्रोटामीन लीजिए। यदि आप इनका जल अपघटन कराते हैं तो आपको केवल अल्फा एमिनो अम्ल देखने के लिए मिलेगा। जबकि संयुग्मी प्रोटीन में क्या होगा? वह प्रोटीन जो जल अपघटित होकर अल्फा एमिनो अम्ल व एक अप्रोटीन भाग देते हैं, उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं तथा प्राप्त अप्रोटीन भाग को प्रोस्थेटिक
शरीर के जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो शरीर के क्या करता है, जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब इनमें उदाहरण के तौर पर कौन आएगा, तो इनमें आता है आपका न्यूक्लियो प्रोटीन, दूसरा आता है फॉस्फोप्रोटीन, तीसरा आता है लाइपोप्रोटीन। यहां कहने का मतलब क्या है, यदि न्यूक्लियोप्रोटीन का जल अपघटन कराते हैं तो इनके जल अपघटन के फलस्वरूप दो अणु प्राप्त होते हैं, एक प्रोटीन प्राप्त होता है, दूसरा न्यूक्लिक अम्ल प्राप्त होता है। और जो न्यूक्लिक अम्ल प्राप्त होता है उसी को प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, जो शरीर की जैविक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब हम लोग तीसरा प्रकार देखेंगे इसका, और तीसरा प्रकार क्या होगा, व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन, इसके हमने क्या बताया, वे प्रोटीन में वह प्रोटीन होगा, वह प्रोटीन जो सरल या संयुग्मी प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, प्रोटीन का जल अपघटन होगा, वह चेंज किसमें होगा, प्रोटीयोजेज में चेंज होगा, और प्रोटीयोजेज का जब जल अपघटन होगा तो यह चेंज होगा किसमें, पेप्टोन्स में चेंज होता है, और पेप्टोन्स का जब जल अपघटन होता है तो यह किसमें चेंज होता है, तो यह चेंज होता है पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखला में चेंज होता है। अब यहां पर जो पेप्टोजेज होता है यह सबसे बड़ा भाग होता है, पेप्टोन्स जो होता है यह छोटा भाग होता है, और पॉलीपेप्टाइड्स जो होता है यह क्या होता है, सबसे छोटा भाग होता है। तो ये रहा आपका एक पार्ट जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। पहले इतना देख लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखने वाले हैं आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन के प्रकार, जैसा कि आप जानते भी हैं क्या चीज, आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। अब आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके आधार पर ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर प्रोटीन दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला क्या आता है, तो पहला आता है रेशेदार प्रोटीन। अब रेशेदार प्रोटीन क्या होता है,
तो इसमें आप देखेंगे वह प्रोटीन जो रेखीय व धागेनुमा अणु से मिलकर बने होते हैं उसे रेशेदार प्रोटीन कहते हैं तथा इनके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध या डाई सल्फाइडो के द्वारा जुड़ी होती है जिससे यह प्रबल होता है तथा जल में अविलेय किंतु अम्ल व क्षार में विलेय होता है तथा इसे संरचनात्मक प्रोटीन कहते हैं उदाहरण के तौर पर यदि आप तार प्रोटीन को देखना चाहेंगे तो इसमें आता है क्या, मायोसिन, इसके बाद किरेटिन, इसके बाद दूसरा प्रकार होगा। दूसरे प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरे प्रकार को हम लोग कहते हैं दानेदार या फिर कणिकामय प्रोटीन। अब दानेदार प्रोटीन और कणिकामय प्रोटीन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया क्या कि रेशेदार प्रोटीन क्या होता है, तो यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रेखीय व धागेनुमा अणुओं से मिलकर बना होता है, उसी को हम रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। और इनके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध के साथ साथ डाइसल्फाइड बंध भी उपस्थित होता है। और जो ये डाइसल्फाइड बंध उपस्थित होता है यह इसे क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, इसीलिए यह क्या होता है, प्रबल होता है। और प्रबल होने के कारण यह जल में अविलेय किंतु अम्ल और क्षार में क्या होता है, विलेय होता है। और इसी के साथ साथ रेशेदार प्रोटीन को संरचनात्मक प्रोटीन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा किस प्रोटीन को संरचनात्मक प्रोटीन कहते हैं, तो उसके लिए याद रखिएगा रेशेदार प्रोटीन को संरचनात्मक प्रोटीन कहते हैं। फिर आपका क्या होता है, दानेदार या कणिकामय प्रोटीन होता है। अब दानेदार या कणिकामय प्रोटीन किसे कहते हैं, तो वह प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के गोलाकार में मुड़ जाने के कारण प्राप्त होते हैं उन्हें हम दानेदार प्रोटीन कहते हैं। इनके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं केवल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए ये मजबूत नहीं बल्कि दुर्बल होते हैं। और दुर्बल होने के कारण यह जल, अम्ल और क्षार तीनों में विलेय होते हैं। और साथ ही साथ यह शरीर के जैविक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आइए इसे लिखित रूप में हम लोग देख लेते हैं क्या कि वह प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखलाओं के
गोलाकार मुड़ जाने के कारण प्राप्त होते हैं उसे दानेदार या कणिकामय प्रोटीन कहते हैं तथा इसमें उपस्थित पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है, इसलिए यह दुर्बल होता है तथा यह जल और अम्ल क्षार में भी विलय होता है तथा यह शरीर के जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? उदाहरण क्या होगा? अमाशय से स्रावित पेप्सिन नामक एंजाइम पाचन में सहायक होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले भाग के साथ। ताज इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।